हेलो एवरीवन, हम तैयारी कर रहे हैं सीटेट एचटेट लेवल 2 की। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से लेसन्स को पढ़ रहे होंगे और बाकी के सेक्शंस को भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। चैनल का नाम है स्टडी हैक 24। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक सभी वीडियोस पहुंच सकें। हम इसमें करेंगे सोशल स्टडीज़ के पार्ट को कंप्लीट, जो 60 मार्क्स का आपके एग्जाम्स में आता है। 6th क्लास की बुक को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं 7th क्लास की बुक, हमारी बदलती पृथ्वी, चेंजेस इन आर अर्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट्स कहा जाता है। पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी की गतियों के बारे में हमने लेसन में भी पढ़ा था और समझा था। अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल वे बल होता है जिसकी वजह से पृथ्वी के अंदर, यानी कि पृथ्वी की जो प्लेट्स हैं, पृथ्वी की सतह के नीचे जो चेंजेस होते हैं वो अंतर्जनित बल होता है। अब ये किन किन वजह से होते हैं, जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, भूस्खलन हो गया, ये सभी अंतर्जनित बल के एग्जाम्पल्स हैं। और बहिर्जनित बल है जो पृथ्वी की सतह के ऊपर चेंजेस होते हैं या ऊपर से कोई चीज़ घटित होती है तो उसे बहिर्जनित बल कहते हैं। जैसे अपरदन, अपरदन में क्या होगा, बाढ़ आने से, पानी का तेज बहाव से, चलती हवा, यानी कि अगर हवा बहुत तेज़ी से बह रही है तो उसकी वजह से जो मिट्टी उड़ रही है वो सभी बहिर्जनित बल का एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर इसे एक बार समझ लेते हैं। एंडो यानी कि अंतर्जनिक, जनिक मतलब उत्पत्ति, एंडोजेनिक यानी कि पृथ्वी की सतह के नीचे जो चेंजेस होते हैं, और एक्सोजेनिक यानी कि बाहर, बाह्य, जो पृथ्वी की सतह के बाहर चेंजेस होते हैं। तो ये हमारी पृथ्वी में जो चेंजेस होते हैं उनके कारण है कि किस वजह से ये चेंजेस होते हैं। अब भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। आप सभी को पता है कि जब भी भूकंप आता है तो ये बहुत ही ज़्यादा समटाइम फोर्सफुल होता है, बहुत ताकतवर होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान भी झेलना पड़ता है। तो इसमें 3 प्रकार की तरंगे होती हैं। पहली तरंगे हैं पी तरंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे भी इन्हें कहा जाता है। ये तरंगे अन्य भूकंपीय तरंगों की तुलना में तेज़ी से यात्रा करती हैं, इन्हें प्राथमिक तरंगे कहा जाता है। जो दूसरा है हमारे पास वो होता है एस तरंगे। ये अपरूपण तरंगे होती हैं जो प्रकृति के अनुप्रस्थ होती हैं। ये केवल ठोस पदार्थों से ही गुजर सकती हैं। तो प्रश्न सीटेट में इस प्रकार बन सकता है कि केवल ठोस पदार्थों से गुजरने वाली भूकंपीय तरंगे कौन सी होती हैं? तो वो तरंगे हैं एस तरंगे। इसी तरह से एल तरंगे भी हैं। एल तरंगे यानी कि पृष्ठीय तरंगे। ये धरातलीय या लंबी तरंगे होती हैं, या इसे सरफेस या लॉन्ग वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। इन तरंगों की खोज H.D. लव ने की, इसीलिए इन्हें लव वेव्स भी कहा जाता है। ये तरंगे मुख्य धरातल तक ही सीमित रहती हैं। ये तरंगे ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं। अब हमने तरंगों के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे भूकंप लेखी के बारे में। भूकंप का मापन करने वाला एक यंत्र जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। फिर हम बात करते हैं रिएक्टर स्केल की। रिएक्टर स्केल जिससे हम भूकंप की तीव्रता मापते हैं कि कितनी तीव्रता से भूकंप आया है, उसे रिएक्टर स्केल कहा जाता है। और अगर हम इंग्लिश में जानना चाहें तो सिस्मोग्राफ आर इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिकोड द मोशंस ऑफ द ग्राउंड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अब हम आगे पढ़ते हैं कि यदि भूकंप की तीव्रता 6.0 या इससे अधिक होती है तो यह विनाशकारी होती है। कि अगर भूकंप की तीव्रता 6.0 या उससे अधिक होगी तो विनाशकारी होगा। इससे बिल्डिंग्स या जो भी बिल्डिंग्स हैं, ब्रिजेस हैं, इन सबको नुकसान पहुंच सकता है, घरों को नुकसान पहुंच सकता है। बट अगर भूकंप की तीव्रता 2.0 या इससे कम हो तो उसका अधिकतर टाइम पता ही नहीं चलता कि भूकंप आया है। और अगर 2.0 से ज़्यादा और 6.0 तक भूकंप आता है या उससे कम तक आता है तो इससे मतलब एहसास होता है कि भूकंप आ रहा है। अब हमारे पास है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जो उत्तरी अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है।
तो अमेरिका का वेनेजुएला का जो एंजल जलप्रपात है वो सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो आप मुझे ये बताइए कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। अब भूमि में जो चेंजेस होते हैं, अंतर्जनीय चेंजेस के बारे में हमने पढ़ा, भूकंप की वजह से, ज्वालामुखी की वजह से। अब कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो भूमि की ऊपरी सतह को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि बाढ़ में अगर बाढ़ आ गई तो उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस होंगे। अब बात करते हैं हम विसर्प। विसर्प क्या होता है, प्रश्न ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है विसर्प से रिलेटेड। जब नदी इस तरह से मुड़ती हुई चलती है, मोड़ करती हुई चलती है, तो ये जो होते हैं, ये जो पॉइंट्स बन जाते हैं, इन्हें विसर्प, इन मोड़ों को हम विसर्प कहते हैं। और जब ये विसर्पों के किनारे पर लगातार अपरदन और निक्षेपण शुरू हो जाता है, तो फिर ये विसर्प नदी से कट कर झील या चाप झील का निर्माण कर लेते हैं। जैसे कि ये चल रहे हैं, तो जब इसके किनारे कट जाएंगे तो यहाँ पर एक प्रकार की झील का निर्माण हो जाता है, जिन्हें चाप झील कहा जाता है। फिर बात करते हैं वितरिका की। वितरिका क्या होती है, समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसे वितरिका कहा जाता है। ये नदी आ रही है और समुद्र के किनारे पर आते आते ये अनेक धाराओं में बह जाएगी, जिसे हम वितरिका कहते हैं। समुद्री तरंग के कारण अपरदन और निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं, कि समुद्री तरंगों की वजह से जो अपरदन होता है या निक्षेपण होता है, उसकी वजह से भी अनेक प्रकार की स्थलाकृतियां बनती हैं, जैसे समुद्री गुफा, तटीय मेहराब और स्टैक। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि समुद्री गुफा क्या होती है। अगर एक शैल, कोई शैल है, वो बहुत बड़ी बड़ी शैल समुद्र में होती है, तो जब पानी की लहरें बहुत तेज़ी से उन शैलों से टकराती हैं, तो इस तरह से वहाँ पर कुछ जो शैलें हैं वो कटने लगती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर गुफा बनने लगती है, जिसे समुद्री गुफा कहते हैं। अब अगर समुद्री गुफा और गहरी होने लगती है, तो उसके ऊपर सिर्फ ये छत रह जाती है और पीछे से आर पार वो पानी है जो वो निकलने लगता है, तो उसे तटीय मेहराब कहा जाता है। परंतु जब वो साइड में से जब शैलें अलग हो जाती हैं, जैसे कि अगर देखा जाए कि ये हमारी एक शैल है, इसमें पहले गुफा बन गई, फिर ये गुफा बढ़ती बढ़ती एक शैल, एक इस तरह से चट्टान ही रह जाती है, एक चट्टान का टुकड़ा रह जाता है, तो उसे स्टैक कहा जाता है। अब हम बात करते हैं पवन के कारण अपरदन और निर्मित स्थलाकृतियाँ कौन सी होती हैं। जैसे छत्रक शैल रेगिस्तान में पाए जाते हैं, जो छत्रक शैल होते हैं वो रेगिस्तान में पाए जाते हैं। जब पवन यानी कि हवा बहुत तेज़ी से बहती है, तो वो मिट्टी के कणों को, या जो रेत है, जो बालू है, उनके कणों को तेज़ी से उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है, और जहाँ पर वो पवन रुकती है वहाँ पर वो जो मिट्टी हवा के साथ बह रही होती है वो गिर जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर छत्रक शैलों का निर्माण होता है। और ऐसी शैल के जो आधार होते हैं वो संकीर्ण होते हैं, और जो शीर्ष होता है वो विस्तृत होता है। अब हम पढ़ते हैं बालू टिब्बे के बारे में। बालू टिब्बा क्या है कि जब मिट्टी के महीन कणों को हवा उड़ा कर ले जाती है, तो हवा रुकने पर जब वो कहीं गिर जाती है, मिट्टी या कहीं बैठ जाती है, तो उसे हम बालू टिब्बा कहते हैं। चीन में विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि लोयस निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं, तो लोयस निक्षेप जो होते हैं वो चीन में पाए जाते हैं, और छत्रक शैल और बालू टिब्बा रेगिस्तान में पाए जाते हैं। इसी तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, स्टैक किस प्रकार की स्थलाकृति है, तो ये समुद्री तरंगों के कारण जब अपरदन होता है या शैलों के कटने से जो आकृति बनती है उसे स्टैक कहा जाता है। तो हमने पढ़ा सीटेट और एचटेट के लेवल 2 के लिए क्वेश्चन आंसर्स को हमने डिस्कस किया, और हमारी बदलती पृथ्वी पाठ में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं या जो एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन को डिस्कस भी करेंगे, और उसी के साथ साथ इसकी स्टडी भी करेंगे, इसकी तैयारी भी करेंगे, उसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एंड अपने एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर करते रहिए, साइकोलॉजी को अच्छे से पढ़िए। अगर आप एचटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको 11th और जो 12th की बुक्स हैं उसकी साइकोलॉजी की फर्स्ट लेसन से लेकर लास्ट लेसन तक, और उसके पीछे कुछ इम्पॉर्टेंट शब्दावली दी गई होती है, वो एचटेट में ज़रूर पूछी जाती है। आप उसे ज़रूर पढ़िए, ज़रूर अच्छे से समझिए। आपका
15 टू 20 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं एचटेट में वो आपको एनसीईआरटी की बुक्स में से आराम से मिल जाएंगे। तो आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और सोशल स्टडीज़ के पार्ट को तो हम यहाँ कंप्लीट कर ही रहे हैं। तो आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा हो और तैयारी करते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स।